आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 10। क्या बात करेंगे? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 10। हमने पार्ट 9 तक क्या बात कर रखा है या लेक्चर 9 तक क्या बात कर रखा था? पार्ट 9 या लेक्चर 9 में ये बातें कर रखा था, हमने आर्टिकल 16 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 16 क्या कह रहा था कि क्या होना चाहिए, हमारे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें अपॉर्चुनिटी इक्वल होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि कोई भी मीन्स अपर क्लास के लोग क्या कर ले, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए उनको, और जो लोअर क्लास के लोग उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर रखी थी पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमें बात करना है आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 मेनली क्या दर्शाता है? आर्टिकल 17 दर्शाता है अनटचेबिलिटी को, कि अनटचेबिलिटी को किस तरीके से एबॉलिश करें। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 किसको एबॉलिश कर रहा है? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर रहा है। एंड फॉरबिड्स इस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो चाहे वो किसी भी रूप में हो। मीन्स चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म्स में यूज नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 17 ये पूरी तरीके से फॉरबिड्स करता है, अनटचेबिलिटी किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अगर किसी भी फॉर्म में अराइज हुआ अनटचेबिलिटी, अगर किसी भी फॉर्म में अराइज हुआ अनटचेबिलिटी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो पनिशेबल होगा। जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो पनिशेबल है, उस कानून के तहत वो क्या होगा? अनटचेबिलिटी पनिशेबल होगा। चाहे वो किसी भी फॉर्म में अगर वो प्रैक्टिस हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा हो, स्कूल में हो रहा हो, मीन्स कहीं पर भी किसी भी फॉर्म में अगर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? वो पनिशेबल है। वो लॉ क्या है? वो अनटचेबिलिटी पनिशेबल है। ठीक है। In 1976, the Untouchability Offences Act 1955 has been comprehensively amended and renamed the Protections of Civil Rights Act 1955 to enlarge the scope and make penal provisions more stringent. 1976 में क्या बनाया गया? 1976 में एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 को क्या कर दिया गया? उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड कर दिया गया और उसका रीनेम कर दिया गया। क्या नेम रीनेम कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। पहले क्या इसका नाम था? पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। लेकिन 1976 में क्या कर दिया गया? इसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। क्यों चेंज किया गया इसके नाम को? ताकि इसके स्कोप को इनलार्ज कर सकें, इसके एक्सटेंट को इनलार्ज कर सकें, इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको इनलार्ज कर सकें। इसलिए इसके नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 रख दिया गया। और कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी शब्द जो है ना, एक तरह से थोड़ा सा डेरोगेटरी टर्म है, तो इसीलिए क्या कर देगा? अनटचेबिलिटी को हटा करके क्या कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया। ठीक है। The Act defines civil right as any right occurring to a person by reason of the abolition of untouchability by Article 17 of the Constitution। मीन कहने का मतलब है, ये एक्ट क्या डिफाइन करता है कि कोई भी आदमी क्या कर रहा है? एनी राइट एक्वायरिंग टू ए पर्सन बाय रीजन ऑफ द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कोई भी, ये एक्ट क्या डिफाइन करता है कि कोई भी सिविल राइट्स या कोई राइट्स किसी भी पर्सन को एक अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने का रीजन दे रहा है। मीन्स अनटचेबिलिटी को क्या करना है? मेनली हमें क्या करना है? मेनली एबोलिश करना है। हर हाल में अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। किसी भी केस में, किसी भी टाइम पे हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी नाम की कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। यही आर्टिकल 17 कहता है। ठीक है। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। जो टर्म अनटचेबिलिटी है, ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई एक्ट में, ये कहीं पर भी अनटचेबिलिटी वर्ड डिफाइन नहीं है। However, the Mysore High Court held that the subject matter of Article 17 is not untouchability in its literal or grammatical sense, but the practice as it had developed historically in the country। इस कहने का मतलब है, मैसूर हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? आर्टिकल 17 किस मैटर पे बात करता है? आर्टिकल 17 इस मैटर पे बात करता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई वर्ड नहीं है तो ग्रामेटिकल या इसका लिटरल कोई मीनिंग हो।
लिटरल कोई सेंस हो। लेकिन मेनली क्या है, मेनली अनटचेबिलिटी कब से चला आ रहा है, बहुत पुराने इतिहास से चला आ रहा है। मीन्स अनटचेबिलिटी ऐसा नहीं कि अगर वर्ड नहीं लिखा गया है तो हमें मालूम नहीं है, या ग्रामर हमें मालूम नहीं है, या लिटरेचर हमें मालूम नहीं है कि अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है। ये मालूम है। क्यों क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत दिनों से चलते आ रहा है अनटचेबिलिटी। मीन्स इतिहास इसका गवाह है अनटचेबिलिटी का। It refers to the social disabilities imposed on certain classes of persons by regions of their birth in certain castes. ये क्या रेफर करता है? अनटचेबिलिटी क्या रेफर करता है कि कुछ क्लास के पीपल, कुछ लोग, वो क्या है, वो कुछ ऐसे कास्ट में बर्थ हो गए हैं जिसको कि अनटचेबल बोला गया है, जिसको कि अनटचेबल बोला गया है। मीन्स इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटी। ये एक सोशल डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये क्या है? ये एक सोशल डिसेबिलिटी है जो कि क्या इम्पोज करता है कि कोई सर्टेन क्लास में कोई पर्सन किसी रीजन से क्या हो गया है, उसका बर्थ हो गया सर्टेन कास्ट में। किसी पर्सन का किसी रीजन से क्या हो गया, उसका बर्थ हो गया किसी स्पेसिफिक कास्ट में। ठीक है, हेंस इट डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विस। मींस इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बर्थ चलो हो गया कोई स्पेसिफिक कास्ट में, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया अपनी सोसाइटी से। उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या हो गया, वो एक्सक्लूड हो गया अपने सोसाइटी से। ठीक है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। या फिर उसको सोशल बॉयकॉट कर दिए। अगर कोई व्यक्ति क्या हो रहा है अनटचेबिलिटी के कास्ट में या अनटचेबल जगह पे क्या हो गया, अगर बर्थ हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बॉयकॉट कर दिया गया, या इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। यही आर्टिकल 17 इसी बात को प्रूव करता है, या इसी बात को दर्शाता है कि अनटचेबल किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। ठीक है, in the People's Union and Democratic Rights case 1982, the Supreme Court held that the right under Article 17 is available against private individual, and it is the constitutional obligations of the state to take necessary actions to ensure that this right is not violated. Means ये यूनियन और डेमोक्रेटिक राइट केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है, ये अवेलेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी अवेलेबल है। और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल obligations of the state to take necessary actions to ensure that this right is not violated। मतलब कहने का मतलब है कि क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस लगाए स्टेट, ताकि क्या हो सके, इस राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मींस किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। ये स्टेट का जिम्मेदारी है, वो क्या करे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस लगाए कि अगर मान लीजिए अगर अगर कोई इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको बंद कर दे प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये चीजें कह रही। उसके बाद ये बातें होगी हमारी आर्टिकल 17 की, ये बातें हमारी होगी आर्टिकल 17 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। अब किसके बात करेंगे हम? आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मींस जो भी टाइटल्स पुराने जमाने में आ रहे थे, महाराजा, राजाधिराज, या जो भी जिस तरह के भी टाइटल्स आ रहे थे, उन टाइटल्स को एबोलिश करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टाइटल्स को एबोलिश कर दे। सारे टाइटल मींस मान लीजिए मिलिट्री को कोई टाइटल्स मिला है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, या कोई लिटरेचर में टाइटल्स मिला है। सारे टाइटल्स मतलब तो ये सारे टाइटल्स आ गए, सारे टाइटल्स नहीं, जिससे कि हमें ये पता चले कि क्या पद है या क्या ओहदा है, तो उन टाइटल्स को एबोलिश करना है या उन टाइटल को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका क्या मतलब है? आर्टिकल 18 एबोलिशेस टाइटल्स एंड मेक 4 प्रोविजन इन दैट रिगार्ड। आर्टिकल 18 क्या करता है? आर्टिकल 18 टाइटल्स को हटाता है और उसके रिगार्डिंग में क्या करता है? 4 प्रोविजंस बनाता है। क्या क्या 4 प्रोविजंस है? पहला प्रोविजंस है आपका, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। किसी भी टाइटल्स को कन्फर्म नहीं करना है, किसी भी टाइटल्स को कंफर्म नहीं करना, एक्सेप्ट किसको? मिलिट्री टाइटल्स, या एकेडमिक हो, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हो तो इनको रख सकते हैं, इनको इस टाइटल को रखना है, मिलिट्री टाइटल को या एकेडमिक टाइटल्स को। जैसे पीएचडी हमने कर लिया, जैसे हमने डॉक्टर कर लिया, तो हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, पीएचडी वाले नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। या जो मिलिट्री में है वो लेफ्टिनेंट कर्नल, जो भी है, जो भी टाइटल है वो टाइटल लगा सकते हैं। उनके टाइटल एबोलिश नहीं होंगे। टाइटल एबोलिश किसके होंगे? जो जो कि पहले से लगता आ रहा है। जैसे
राजा महाराजा को लगता था, राजा धीराज, महाराज, शहंशाह, ठीक है। तो ये सारे इन सारे टाइटल्स को क्या करना है, एबोलिश करना है। इट प्रोहिबिट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 18 क्लॉज बी क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन है इंडिया का, कोई भी सिटीजन है इंडिया का, वो क्या कर सकता है, फॉरेन में जाकर के किसी भी तरह का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फॉरेन स्टेट में जाकर के किसी भी तरह का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर वो सिटीजन इंडियन सिटीजन है, ठीक है। ये दूसरी बातें होगी। तीसरी बातें क्या कर रहा है, फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा क्या कहता है, एक कोई फॉरेनर्स है, मान लीजिए कोई फॉरेनर्स है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। फॉरेनर्स हो गया तो ऑब्वियसली वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। कोई भी फॉरेनर्स है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। जब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो वो अगर मान लीजिए अगर अगर वो क्या कर रहा है, भारत में आकर के, इंडिया में आकर के किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है या फिर कोई ट्रस्ट में काम कर रहा है, और अगर उसको फॉरेन स्टेट में टाइटल मिल रहा है तो वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के वो टाइटल नहीं ले सकता। मीन्स वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो टाइटल। अगर कोई फॉरेनर्स या कोई जो इंडिया के सिटीजन नहीं है और अगर उसको कोई टाइटल मिल रहा है फॉरेन स्टेट में, तो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के वो टाइटल्स नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर वो व्यक्ति हमारे देश में भारत में आकर के क्या काम कर रहा है, भारत में आकर के कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है या कोई ट्रस्ट में काम कर रहा है, वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सीधा सीधा मना करेगा। तीसरी बातें होगी। चौथी बातें क्या कह रही है, नो सिटीजन और फॉरेनर्स होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एनी इमोलमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मीन्स जो सिटीजन्स है या फॉरेनर्स है वो कोई भी ऑफिस होल्ड कर रहा है, हमारे देश में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या फिर कोई ट्रस्ट के अंडर काम कर रहा है, वो क्या कर सकता है, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से वो कोई भी प्रेजेंट रिसीव नहीं कर सकता, कोई भी अवार्ड रिसीव, कोई भी एमोलमेंट रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन वो क्या कर सकता है, अवार्ड रिसीव कर सकता है। अवार्ड अगर मिल रहा है किसी को फॉरेन स्टेट में, अवार्ड रिसीव कर सकता है। वो कोई प्रेजेंट रिसीव नहीं करेगा, वो कोई एमोलमेंट रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। ये होगी चौथी बात है, किसके किसके कंसेंट के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से वो क्या करेगा, वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी लाइक महाराजा, राजा बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर etc which were confined by colonial state are banned by article 18 as these are against the principles of equal status of all। मीन्स जो भी हेरिडेटरी टाइटल्स आ रहे थे, ये टाइटल्स किसके लिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किसके लिए है, हेरिडेटरी टाइटल्स के लिए। मीन्स जो पुराने जमाने जिसके जिसके पिताजी को लग गया महाराजा, उसके बेटे को भी महाराजा लगेगा। मीन्स कहने का मतलब है वो हेरिडेटरी टाइटल्स नहीं लगा सकते, जैसे महाराजा हो गया, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर etc। ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल 18 के खिलाफ वो आर्टिकल 18 इसको एबॉलिश करता है। आप टाइटल्स नहीं लगा सकते। क्यों टाइटल्स नहीं लगा सकते, इसके इसके कारण क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। मींस इसका मतलब यही है कि आप सब बराबर हैं, इसी प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं आर्टिकल 18 की, आप सब बराबर हैं। तो आप सब जब बराबर हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उस टाइटल को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इन द बालाजी राघवन केस 1995 द सुप्रीम कोर्ट अफेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड। मींस अब देखिए, जैसे हो गया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब क्या, ये सब टाइटल लगा सकते हैं। तो हाँ, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 1995 में बालाजी राघवन केस में कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे रहा है नेशनल अवार्ड का, वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन it ruled that these awards do not amount to titles within the meaning of Article 18 that prohibits only hereditary titles of nobility। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल्स को ही प्रोहिबिट नहीं कर रहा, उसके अलावा भी क्या कर रहा है, therefore they are not violated और आर्टिकल 18 as theory of equality does not mandate that merit should not be recognized। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ये तो मेरिट हुआ ना अपना, पद्म विभूषण मिला, भारत रत्न मिला, ये तो अपना मेरिट है। तो इन टाइटल्स को क्या कर सकते हैं, इन टाइटल्स को आप लगा सकते हैं, ठीक है। However, it is ruled that
दे शुड नॉट बी यूज्ड एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम्स ऑफ अवार्डीज। इसको सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं करना है। अवार्डी के नाम के सफिक्स और प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते इस नेम्स को। अदरवाइज दे शुड फॉरबिड द अवार्ड्स। और अगर ऐसा किया गया तो क्या हो जाएगा, उसके अवार्ड्स को जमा कर लिया जाएगा दोबारा। ठीक है। दीज नेशनल अवार्ड्स वेर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ये नेशनल अवार्ड्स को कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1954 में। द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड देम इन 1977। मोरारजी देसाई 1977 में क्या कर दिया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बट दे वेर अगेन रिवाइव्ड इन 1980। 1980 में फिर से इसको रिवाइव कर दिया गया बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने फिर से इसको रिवाइव कर दिया। ठीक है। The Padma Award are announced every year on the occasion of Republic Day, except for brief interruptions during the year 1978 and 1979 and 1993 to 1997। मीन्स पद्म अवार्ड को अनाउंस कब किया जाता था? ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे के ओकेजन्स पे, एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शंस ड्यूरिंग द ईयर्स। किस ईयर्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शंस के अलावा? 1978 एंड 1979 और 1993 टू 1997। The total number of Padma Award to be given in a year, excluding posthumous award and awards given to the NRI, foreigners or overseas citizens of India, should not be more than 120। 120 से ज्यादा पद्म अवार्ड को हम नहीं दे सकते। 120 लोगों से ज्यादा पद्म अवार्ड को नहीं दे सकते। सिमिलरली द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर। पद्म अवार्ड को क्या कर सकते हैं? 120 नहीं दे सकते, 120 लोगों तक दे सकते हैं। और उसके बाद क्या कर दिया गया, भारत रत्न जो अवार्ड है उसको लगभग हम उस कॉन्सिक्यूटिव ईयर में, उस पार्टिकुलर ईयर में 3 दे सकते हैं। 3 भारत रत्न दे सकते हैं और 120 पद्म अवार्ड दे सकते हैं। ये बात कर लिया हमने 18 की, आर्टिकल 18 की। अब हमें बात करना है आर्टिकल 19 की। ठीक है। आर्टिकल 19 थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।